और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे उस जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर सीकी का जन्म हुआ था, क्योंकि सीकी को अपने पेरेंट्स के बारे में जानना है। और तभी हमें ये पता चलता है कि उस जगह पर सीकी के अंकल हैं और सीकी ये बताता है कि मैं इनुगामी के साथ रहने से पहले अपने अंकल के साथ रहा करता था। और अभी सारे गाड़ी से बाहर आकर अपना अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक कबाने की नजर एक बुक पर जाती है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ निशिकी-गुमो। वैसे ये कहानी इस जगह पर काफी मशहूर है और इस किताब में ये लिखा हुआ था कि एक बार एक इंसान ने एक स्पाइडर को पाला था और वो उसे कुछ खाने के लिए भी देता है। और जैसे उसकी आंख अगली सुबह खुलती है तो वो ये नोटिस करता है कि उसके घर में चारों तरफ गोल्डन स्पाइडर वेब हैं। और ये बंदा उन जालों को बेचकर काफी सारे पैसे कमाता है और अमीर बन जाता है। और यहीं पर हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि सीकी को काफी गौर से देख रही होती है और उसे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार ये मुझे क्यों देख रही है। और कुछ देर के बाद यहाँ पर इनुगामी आ जाता है और उनके साथ होते हैं सीकी के अंकल। और सीकी उन्हें देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद ये सारे एक अलग जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सीकी के अंकल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरा नाम है अकियो टाडेमारू और मैं सीकी का अंकल हूँ और साथ में एक स्कॉलर भी। वैसे मेरे अंकल किमोनो नहीं है, लेकिन उन्हें किमोनो के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। और वैसे मैं ये जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने मॉम डैड के बारे में जानने के लिए आए हो, तो चलो मैं तुम्हें वही बताता हूँ। और आकियो ये बताता है कि जब मैं कॉलेज के अंदर था तो मैं इसी किताब के ऊपर रिसर्च कर रहा था जिसके लिए मैं जंगलों में इधर उधर भटकता रहता था और तभी मैं तुम्हारी माँ से मिला। और इसी आधी स्टोरी के साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि कबाने और अकीरा आराम से बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर सीकी आ जाता है, क्या भाई अकेले अकेले मेरे लिए भी मंगा दो। और वही पूछते हैं क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ पता लगा। वैसे मेरे मॉम डैड मर चुके हैं। और फिर हम दोबारा से आकियो को देखते हैं जो कि ये बताता है कि जब तुम तुम्हारी मॉम के पेट में थे तो उनकी तबीयत काफी खराब थी और जब तुम 5 साल के हुए तो उन्होंने तुम्हारे सामने दम तोड़ दिया और तभी से तुम्हें ये ट्रॉमा अटैक्स आते हैं। और कबाने को उसका ऐसा बिहेवियर देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने अंदर कुछ छुपा रहा है। अकीरा कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अबे ओए ऐसा कुछ भी नहीं है। इनुगामी पूछता है वैसे अकियो कहाँ पर है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो कुछ देर अकेला रहना चाहते हैं तो इसलिए मैंने उन्हें उसी नदी के पास छोड़ दिया। और फिर अगले ही सीन में ये सारे आराम से नहा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर नोबीमारू आ जाता है और वो ये कहता है कि चलो मेरे साथ फायरफ्लाइज देखने के लिए चलते हैं। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे फायरफ्लाइज को देखने के लिए आए होते हैं और ये व्यू काफी कमाल का लग रहा होता है। पर सीकी को ये सारा नजारा कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि उसने ये सारा कुछ पहले देखा हुआ है। जिसके बाद वो अपने पास्ट को याद करता है और वो ये सोचता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने इस जगह पर काफी सारे निशान छोड़े थे और अब वो इन सारे निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और अब वो अपनी माँ की बातों को याद करता है। वो कहा करती थी कि जब भी वो काम पर जाती थी तो वो मुझे मना करती थी कि मैं उनका पीछा ना करूं। और अब वो ये सारी बातें बताते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो ये कहता है कि एक दिन मैंने उनका पीछा किया और जैसे ही मैंने वो दरवाजा खोला जहाँ पर वो काम किया करती थी तो मैंने अंदर कुछ ऐसा देखा जो काफी भयानक था। और अब सीकी फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ की ये सारी मेमोरीज उसके दिमाग में घूम रही होती हैं और उसे ये सारी मेमोरीज याद करके काफी गुस्सा आ रहा होता है। और इस रूम के अंदर आने के बाद वो ये नोटिस करता है कि बचपन में उसने ये देखा था कि इस रूम के अंदर उसकी माँ के साथ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जिसके बाद नोबीमारू भी यहाँ पर आ जाता है और वो सारी चीजें कलेक्ट करना शुरू कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल किमोनो बनाने की तैयारियां चल रही थी। और वो ये बताता है कि यहाँ पर कुछ सालों पहले ऐसा ही इंसिडेंट रिकॉर्ड किया गया था कि कोई इंसान किमोनो प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें मार्केट में बेच रहा है और इसके बारे में किसी भी इंसान को पता ना चले, इसीलिए इनारी ने ये सारा कुछ बंद करवा दिया था। और यहाँ तक कि उन्होंने उस बंदे का नाम ब्लैक लिस्ट भी करवा दिया था। और फिर हमें अकियो को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा हुआ होता है और तभी उसकी रिंग बजती है और जैसे वो दरवाजा खोलता है तो सामने इनुगामी खड़ा होता है। जिसके बाद नोबी ये खुलासा करता है कि उस बंदे का नाम अकियो टाडेमारू था जिसे इनारी ने ब्लैक लिस्ट किया था। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं और वो ये कहता है कि मेरे ख्याल से वही एक इंसान था जिसने किमोनो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बेचे थे। कबाने कहता है कि सीकी के अंकल का नाम भी अकियो टाडेमारू है। और फिर हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सीकी ये नोटिस करता है कि उसकी मॉम के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेकिन तभी अचानक कोई उसे पीछे से आकर बेहोश कर देता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसकी आंखों के सामने उसके अंकल अकियो होते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत काफी खराब है और हम किसी ह्यूमन डॉक्टर की हेल्प नहीं ले सकते। और ऐसे ही काफी लंबा टाइम बीत जाता है और सीकी भी अपनी मॉम के बारे में बार बार पता कर रहा होता है। लेकिन टाडेमारू बार बार एक ही जवाब देता है कि उसे और समय चाहिए। लेकिन बार बार ये सारी बातें सुनने के बाद सीकी को इस बात पर यकीन हो जाता है कि उसके अंकल उससे झूठ बोल रहे हैं, तो इसीलिए वो
वो इस सारी सच्चाई को खुद पता लगाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और अब यहाँ पर प्रेजेंट में सीकी बोलता है कि अगर इस सब के पीछे मेरे अंकल हुए तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस तरफ हम इनुगामी को देखते हैं जो कि आकियो के साथ जा रहा होता है और वो ये कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वो गोल्डन वेब कैसे बनाया था। जिसके बाद आकियो ये बताता है कि जब मैं सीकी की मॉम से मिला था तो मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि किमोनो असली में एग्जिस्ट करते हैं और जो भी उस किताब के अंदर लिखा हुआ है वो सारा कुछ सच है। जिसके बाद वो ये बताता है कि सीकी के डैड भी एक दुर्घटना में मारे गए और उसकी मॉम ने मुझे खुद कहा था कि सीकी की अच्छी लाइफ के लिए मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं। और यहाँ पर आकियो इस बात को भी जानता है कि उस कहानी के अंदर जिस किमोनो का जिक्र किया गया है वो एक म्यूटेंट किमोनो था और ये काम करना हमारे लिए काफी मुश्किल था, लेकिन काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया जब हमने वो किमोनो गोल्डन वेब बना ही लिया जिसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज थी और इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी इंजरी को आराम से ठीक कर सकता था और लोग भी मुझे याद रखते। लेकिन इनुगामी ने यहाँ पर सीकी को कॉल लगाई हुई होती है और वो भी ये सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद सीकी भी यहाँ पर आ जाता है और वो इसे अपने स्पाइडर वेब में पकड़ लेता है और ये कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सीकी ने काफी गंदे तरीके से अपने अंकल को पकड़ा हुआ होता है। अबे ओए ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो उसे फोन दिखाता है और ये कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तुम ये जो भी कर रहे हो प्लीज इसे बंद करो। वैसे मैंने इनुगामी के फोन से वो सारा कुछ सुन लिया है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मॉम को सपोर्ट करने के लिए किया था। मेरी मॉम का नाम अपने गंदे मुंह से लेना बंद करो। और तभी अचानक यहाँ पर अकीरा भी आ जाता है जिसे इन सभी ने पीछे छोड़ दिया था। अबे ओए तुम मुझे छोड़कर पीछे क्यों आए? लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसके पीछे एक अजीब सा किमोनो आ जाता है पर इनुगामी उसे बचा लेता है, लेकिन इससे उसकी बॉडी पर एक कट लग जाता है। और फिर देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे किमोनो आने शुरू हो जाते हैं और इस कट से इनुगामी की बॉडी में जहर फैलना शुरू हो जाता है। सीकी पूछता है क्या ये सारे किमोनो इसी जंगल के अंदर रहते हैं? वैसे ये सारे तुम्हारे सिबलिंग्स हैं और ये उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद पैदा हुए थे जो कि मैंने तुम्हारी माँ के ऊपर किए थे। और ये सुनने के बाद सीकी चौंक जाता है। तभी आकियो ये बताता है कि ये सारे गोल्डन वेब क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये काफी चालाक हैं और बोल सकते हैं। जिसके बाद वो ये बताता है कि ये सारे किमोनो उन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं जो कि तुम्हारी मॉम यूज किया करती थी। और अब ये सारे किमोनो सीकी से उसकी मॉम की तरह ही बातें करना शुरू कर देते हैं। और ये सारा कुछ सुनकर सीकी काफी टूट जाता है और वो अपनी मॉम की ही बातों को याद करता है। और तभी नोबी ये कहता है कि ये अब लड़ नहीं सकता। कबाने उसके पास आता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक किमोनो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी कबाने उसकी एक जोरदार मुक्का मारकर उसे पीछे गिरा देता है। और इस तरफ कुछ किमोनो इनुगामी और अकीरा को घेर लेते हैं, लेकिन तभी अकीरा इनुगामी का हाथ फ्रीज कर देता है ताकि वो जहर उसकी बॉडी में ना फैले। जिसके बाद हम यहाँ पर उसी छोटी लड़की को देखते हैं और वो ये कहती है कि अगर तुम्हें अपने हाथ को सही करना है तो मेरे साथ चलो। और अब ये सारे के सारे किमोनोस कबाने पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अकेला ही इन सभी को काफी आराम से मार रहा होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो भी एक डीमन बन चुका है। और तभी आकियो ये बोलता है कि ये सारे सीकी के भाई बहन हैं तो तुम इन्हें मत मारो, वैसे मुझे बस तुमसे मतलब है और मैं तुम्हें ही मारना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर एक काफी बड़ा किमोनो आ जाता है और कबाने उसके हाथ के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर अटैक करता है। और इस तरफ नोबी ने भी काफी सारे किमोनोस को निपटा दिया होता है। और फिर हम दोबारा से कबाने को देखते हैं जिसने अपनी शर्ट उतार दी होती है और अब वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस किमोनो के ऊपर अटैक करता है। और इस तरफ ये लड़की इनुगामी को लेकर एक पानी के पास आ जाती है और वो ये कहती है कि तुम अपना हाथ इसके अंदर डालो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। और जैसे ही इनुगामी ऐसा करता है तो उसका हाथ हील हो जाता है। और अब ये लड़की उनसे हेल्प मांगती है और ये कहती है कि हमें आकियो को मरने से बचाना होगा क्योंकि मुझे उससे कुछ पूछना है। और इस तरफ हम कबानी को देखते हैं जिसने सारे के सारे किमोनोस को जान से मार दिया होता है, लेकिन इसमें उसका हाथ भी कट जाता है, लेकिन वो हील होते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और जब उसे ये एहसास होता है कि उसके आसपास कोई भी किमोनो नहीं है तो वो आकी को पकड़कर सीधा सीकी के पास फेंक देता है। अब तुम इसके साथ वो कर सकते हो जो कि तुम करना चाहते थे। वैसे मुझे इन सारे किमोनोस के अंदर से अपनी माँ की आवाजें आ रही थी और अगर मैं अपने अंकल को भी जान से मार दूं तो भी मेरी फैमिली वापस नहीं आएगी। और तभी अचानक इनुगामी और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं और आकियो उस छोटी सी लड़की को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम
तुम यहाँ पर क्यों आई? इससे पहले ये सारे तुम्हें मारे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कोकून जो कि मैंने बनाया था वो तुमने कहाँ पर रखा हुआ है? मेरा गेम अभी ओवर नहीं हुआ है और जब तक मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। नोबी कहता है क्या ये इसकी बेटी है? और ये सुनने के बाद सिकी सोचता है अबे इस नल्ले की तो शादी भी नहीं हुई थी तो इसकी बेटी कहाँ से आई? और अब ये सारे इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। और वो ये कहती है कि मेरा नाम है आया, यानी कि फाइनली हमें इस लड़की का भी नाम पता चल चुका है। और अब इनुगामी मिहाई को फोन लगाता है और ये पूछता है कि तुम मुझे इस बंदे के बारे में बताओ कि इसने पिछला टाइम कहाँ पर स्पेंड किया है। और मिहाई कहता है कि ये बंदा ज्यादा टाइम स्प्रिंग के पास था और वो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फ्लावर्स का नाम भी लेता है। और ये सुनने के बाद सिकी काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये उसकी मॉम के फेवरेट फ्लावर्स थे। और तभी हम इस छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि भागकर कहीं पर जा रही होती है, लेकिन सिकी उसको रोक लेता है और ये कहता है कि तुम नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। और तभी अचानक सिकी ये नोटिस करता है कि अंदर उसकी मॉम होती है और उसे एक किमोनो गार्ड कर रहा होता है, लेकिन सिकी उसे मारकर दोबारा से बाहर आ जाता है। क्या तुमने मेरा वो कोकून ढूंढ लिया? अंदर मेरी माँ है और मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। और फिर आया ये बताती है कि वही वो गोल्डन वीविंग है जो कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद पैदा हुई थी। जिसके बाद इनुगामी और बाकी सभी यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि सिकी ने एक लेडी को पकड़ा हुआ है और वो ये पूछते हैं क्या ये तुम्हारी माँ है? हाँ, ये मेरी मॉम है और अब मैं अपने अंकल को भी नहीं मारूंगा। और अब ये सारे दोबारा से टोक्यो जाने का प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनुगामी ये नोटिस करता है कि नोबी यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से गायब है। और यहाँ पर आकियो काफी गुस्से में होता है और ये कहता है कि अब भी यहाँ पर काफी सारे किमोनो हैं और मैं दोबारा से शुरुआत कर सकता हूँ। और ये बोलने के बाद वो भी अपनी किमोनो फॉर्म में आ जाता है और नोबी भी यहाँ से इसीलिए गायब हुआ था ताकि वो टाडेमारू को जान से मार सके। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और अब ये सारे टोक्यो के एक क्लिनिक के अंदर होते हैं और अभी भी उसकी मॉम की हालत काफी खराब है और इसी जगह पर उनका इलाज चल रहा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे उसकी मॉम के पास बैठे हुए होते हैं और ये बूढ़ी अम्मा उसका इलाज कर रही होती है और वो ये कहती है कि तुम सारे घबराओ मत, इसे बस साइकोलॉजिकल इलनेस है, ये ठीक हो जाएगी। और वो ये बताती है कि इस लेडी के ऊपर काफी टफ टाइम गुजरा है तो इसे सही होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। जिसके बाद सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और सिकी अपनी मॉम का ख्याल रख रहा होता है और दरवाजे के बाहर वही छोटी बच्ची खड़ी होती है यानी कि आया। और वो यहाँ पर खड़ी हुई टाडेमारू की बातों को याद करती है कि वो इस बच्ची को कैसे ट्रीट किया करता था, लेकिन अब उसे पता है कि उसका एक बड़ा भाई है। लेकिन सिकी बाहर उसकी आहट सुन लेता है और वो ये कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो। और यहाँ पर आया काफी रिग्रेट कर रही होती है और वो ये कहती है कि अगर तुमने सारे किमोनो को जान से मार दिया तो मुझे क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची की तरह लगती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आज मेरी मॉम जिंदा है तो उसकी वजह तुम हो। और ये सुनने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है, क्या मैं इन्हें मॉम बुला सकती हूँ और तुम्हें बड़ा भाई? और तभी अचानक उसकी मॉम को भी होश आ जाता है और वो अपने सामने अपने दोनों बच्चों को देखकर काफी खुश होती है। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर इनुगामी इन दोनों को एक मिशन के बारे में समझा रहा होता है और यहाँ पर सिकी को इनके पास आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिकी इन सभी से बोलकर गया था कि मुझे अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। और इन सभी को ऐसा लगता है कि सिकी ने किमोनिस्ट की जॉब छोड़ दिया है, लेकिन तभी अचानक सिकी यहाँ पर आ जाता है, जब तक मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प ना कर दूं, तब तक मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद आया भी यहाँ पर आ जाती है और वो इनुगामी से कहती है कि मुझे उस बूढ़ी अम्मा के साथ काम करना है, वो भी क्लिनिक में। जिसके बाद इनुगामी उसका एग्रीमेंट बनाना शुरू कर देता है और वो कबाने को देखकर ये कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसने टाडेमारू को काफी गंदे तरीके से मारा था। और तभी वो उछलकर कबाने के पास आ जाती है और उसे डेट के लिए पूछती है और कबाने भी हाँ बोल देता है, जिसको देखकर सिकी नीचे फैल जाता है और उसको यकीन नहीं आता कि उसकी बहन ऐसी बातें कर रही है, वो भी उसके सामने। और कौन के आते ही इन दोनों लड़कियों में तकरार होनी शुरू हो जाती है। और अब हम इनुगामी को देखते हैं जो कि इन सभी को एक मिशन दे रहा होता है और वो ये कहता है कि एक किमोनो ऐसा है जो कि सारे लोगों की स्किन को उखाड़ रहा है, जैसे कि उनकी होंठ और आईलैशेस। और ये सुनते ही अकीरा की फटने लगती है और यहाँ पर आया अपने पेशेंट्स बढ़ा रही होती है, क्या आप मुझे उनके नंबर दे सकते हो जिनके ऊपर उस किमोनो ने अटैक किया है? और यहाँ पर कौन भी उसी को देख रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि आया काफी बेस्ट है। और अब कौन भी ये डिसाइड करती है कि वो भी इन सभी के साथ जाने वाली है। जिसके बाद ये सारे उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है और यहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा होता है जो कि उन्हें आगे जाने से मना करता है। कौन कहती है कि मैं इनारी के लिए काम करती हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे आगे जाने से रोक देता है। कबानी कहता है
है कि हम सारे इनुगामी की तरफ से हैं और ये पुलिस वाला उन्हें आगे जाने देता है। और आगे जाते हुए ये सारे कौन से बिछड़ जाते हैं और कौन को आया के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पर उसे एक आवाज आती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और इस तरफ आया को किसी ने हवा में उठाया हुआ होता है और जैसे ही कबाने हवा में एक पंच मारता है तो आया नीचे आ जाती है। जिसके बाद ये सारे समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक इनविजिबल डीमन है और तभी अचानक ये डीमन सामने आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं एक किमोनो डीमन हूँ और मेरा नाम है कातानाशी। जिसके बाद ये किमोनो बताती है कि वो एक इंसान से प्यार करती है और उसे पाने के लिए वो ये सारा कुछ कर रही है। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस जगह पर कौन और आया की अलग ही कहानी चल रही होती है और ये दोनों एक दूसरे से काफी गुस्से में होती हैं। और फिर कौन गुस्से में आकर आया के ऊपर अटैक करने वाली होती है लेकिन कबा ने उसे रोक लेता है और वो आया को दिलासा दे रहा होता है। और ये देखकर कौन को अंदर ही अंदर जेलेसी फील हो रही होती है। और अब ये सारे घर पर आ जाते हैं जहाँ पर आया ये बताती है कि मैंने उस किमोनो के लिए अपनी स्किल से एक बॉडी बना ली है। और ये देखकर सीकी काफी शॉक्ड हो जाता है, ये तो हमसे काफी आगे है। और वो जाते हुए कबाने को एक मीठी मीठी पप्पी दे जाती है जिसे देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कबाने कौन से मिलने के लिए आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने उसके ऊपर अटैक्स क्यों किए, क्योंकि उसने कहा था कि उसे बेस्ट बनना है और मुझे भी इनारी के लिए बेस्ट बनना था। और वो कबाने से पूछती है कि मुझे नंबर 1 बनने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और यहाँ पर इनुगामी एक मेमोरियल के सामने खड़ा होता है जहाँ पर कबाने ने किमोनोस को जान से मारा था। और अगली सुबह हम आया को देखते हैं जो कि कबाने से मिलने के लिए इनुगामी के ऑफिस में आ जाती है और सीकी उस पर काफी गुस्सा करता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन वो तो कबाने से आकर लिपट जाती है और यहीं पर कौन भी आ जाती है और अब ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देती हैं। और ये देखकर अकीरा कहता है कि सुनो कबाने, इन दोनों में से तुम्हारी एक ही लवर हो सकती है और अब ये तुम डिसाइड करो कि तुम किसे चुनते हो। लेकिन वो तो इनुगामी का नाम लेता है। जिसके बाद ये दोनों लड़कियां इनुगामी से लड़ना शुरू कर देती हैं। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्नो विलेज को देखते हैं और यहाँ पर 2 बच्चों ने जन्म लिया होता है जो कि बस 100 सालों में एक बार होता है और शायद से ये कहानी अकीरा की है। और अगले सीन में हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि एक सिटी में जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी टक्कर कुछ बंदों से हो जाती है जो कि उसे खोपचे में लेकर आ जाते हैं और वो उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। और ये बंदा कहता है क्या तुम इनुगामी को जानते हो। और वो इन सारे छपरियों को एक स्केच दिखाकर ये पूछता है क्या तुमने कभी ऐसे बंदी को देखा है। लेकिन ये सारे छपरी नल्ले बेरोजगार उससे मस्ती करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी ये उनमें से एक बंदे को जमा देता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर मिहाई के पास एक सॉफ्ट टॉय होता है जिसके अंदर वो एआई को फिट कर देता है और ये सॉफ्ट टॉय अकीरा को काफी पसंद आता है। जिसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है जहाँ पर वो और उसका भाई जब भी कुछ करने के लिए जाते थे तो यहाँ की फीमेल गार्ड उन्हें ऐसा करने से रोक लेती थी क्योंकि इस विलेज के सर्वाइवल के लिए ये दोनों बच्चे काफी इम्पोर्टेंट थे। क्योंकि इस विलेज के अंदर यूकी ओनो को 100 साल में सिर्फ एक बार ही पैदा हुआ करते थे, इसीलिए इन दोनों भाइयों को काफी अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। और यहाँ पर अकीरा का भाई अपनी मॉम के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि इस विलेज के अंदर जब भी कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो ऐसा करने के बाद वो मर जाती है। और इन्होंने बस अपने डैड को ही देखा था जिन्हें काल कोठरी के अंदर बंद किया गया है क्योंकि इनका बिहेवियर पागलों की तरह हो चुका है। और इसीलिए ये दोनों भाई इस गाँव से बाहर निकलने का प्लान बनाते रहते थे। और फिर हम इनुगामी को देखते हैं जो कि इन सभी से कह रहा होता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो तुम यहाँ पर संभाल लेना। लेकिन उसके जाती अकीरा सारा काम 25 करना शुरू कर देता है, यानी कि सारा काम उल्टा पुल्टा कर रहा होता है। और ये देखकर सीकी उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है और फिर अकीरा डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। और फिर हमें दोबारा से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों भाइयों को एक बैग मिलता है जिसके अंदर एक मैगजीन होती है और इसमें टोक्यो और इनुगामी के बारे में लिखा हुआ होता है। और फिर हम अकीरा को देखते हैं जो कि अभी जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके पास से वही बंदा गुजरता है और अकीरा उसको पहचान लेता है, क्या तुम मेरे भाई यूई हो। और फाइनली ये दोनों भाई टोक्यो में मिल जाते हैं जैसा कि इन्होंने सपना देखा था। और अब ये दोनों एक जंगल में आ जाते हैं और यूई उससे पूछता है मेरे भाई मुझे बताओ कि तुम कैसे घर में रहना चाहते हो। मैं एक काफी बड़े घर में रहना चाहता हूँ जिसके अंदर चारों तरफ स्नो ही स्नो हो, यानी कि एक स्नो का कासल। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसका भाई अपना हाथ आगे करता है और सामने एक काफी सुंदर और बड़ा स्नो कासल आ जाता है। और अब ये दोनों उस कासल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर अकीरा इस कासल की फोटो ले रहा होता है, लेकिन यूई उसका फोन तोड़ देता है। जिसके बाद यूई यहाँ से चला जाता है और वो जाते वक्त एक काफी बड़ा लॉक भी लगा देता है। जिसके बाद हम सीकी और कबाने को देखते हैं और ये दोनों ही बर्तन धो रहे होते हैं
और तभी अचानक एक न्यूज आती है कि इस जगह पर अचानक से एक स्नो कासल देखा गया है। और ये सुनने के बाद इनुगामी और बाकी सभी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनुगामी कहता है कि अकीरा के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं से आ रही है। जिसके बाद यूई अपने कासल से बाहर आ जाता है और एक रिपोर्टर उससे ये पूछती है, क्या ये कासल तुम्हारा है? लेकिन यूई गुस्से में आकर उससे कहता है कि तुम मेरे कासल से दूर रहो। और ये देखकर इनुगामी उसके ऊपर एक गन शॉट फायर करता है और ये बुलेट उसके जिस हाथ में लगती है वो हाथ फ्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि इस बुलेट से उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी अचानक इनुगामी यूई की चेस्ट में एक नल स्टोन नोटिस करता है और वो ये कहता है कि ये स्टोन इसीलिए बनाया गया था कि अगर किसी जगह पर भारी मात्रा में बीमारी फैल जाए या कोई और दिक्कत आ जाए तो ये स्टोन उस पूरे के पूरे लैंड को एक साथ खत्म कर सकता था। जिसके बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम एक यूकी ओनोको हो? क्योंकि इस स्टोन को स्नो विलेज से बाहर लाना नामुमकिन है। और ये सारी बातें सुनने के बाद यूई कहता है कि मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ उन सारी चीजों के लिए जो कि तुमने अकीरा के साथ की हैं। और इस तरफ अकीरा अपने सॉफ्ट टॉय का इस्तेमाल करके सामने एक स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर रहा होता है और इससे वो यूई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। और ये सॉफ्ट टॉय कहता है कि तुम्हारा भाई काफी अजीब बिहेव किया करता था और उसके हार्ट का टेम्परेचर उसकी बॉडी के टेम्परेचर से काफी अलग है। और तभी अचानक यूई वहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि तुमने मुझसे जो चीजें मंगवाई थी वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ। और वो यहाँ पर कबाने और बाकी सभी को लेकर आता है, लेकिन ये सारे के सारे लोग फ्रीज हो चुके होते हैं। और फिर अकीरा अपने सामने इन सभी को जमा हुआ देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। जिसके बाद यूई उसके पास आता है और वो ये कहता है कि भाई तुम्हें क्या हुआ, लेकिन वो इसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद यूई यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद अकीरा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है कि ये सारे मर नहीं सकते। लेकिन तभी मिहाई का सॉफ्ट टॉय ये बोलता है कि ये सारे अभी भी जिंदा हैं। और तभी उसे ये बात याद आती है कि कबानी के पास हीलिंग पावर्स हैं और वो इतनी जल्दी मर नहीं सकता। जिसके बाद हम यूई को देखते हैं जो कि जंगल में अपने भाई के लिए पुदीना इकट्ठा कर रहा होता है और वो ये कहता है कि जब मैं स्नो विलेज के अंदर रहा करता था तो मुझे वहाँ का चीफ बना दिया गया। जिसके बाद मुझे काफी कुछ पता लगा, जैसे कि उस नल स्टोन के बारे में। और ये स्टोन हमारे विलेज के आसपास एक स्ट्रॉम को क्रिएट करके रखता है जिससे हमारा विलेज प्रोटेक्ट रहता है। और वही बताता है कि इस गांव के अंदर बस 200 फीमेल्स रहा करती थी और यहाँ पर बस 2 ही लड़के थे, यानी कि वो और उसका भाई। और इस विलेज में सारी लड़कियाँ मास्क पहना करती थी ताकि वो अपनी बदसूरती को छुपा सके। और इसीलिए मुझे उनसे नफरत होनी शुरू हो गई, लेकिन मेरा भाई अकीरा मुझे हमेशा ही संभाल लिया करता था। और अब यूई इस मिंट को लेकर कासल के अंदर आ जाता है और अकीरा उससे कहता है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बस नहाना है। और दूसरी तरफ हम इस कासल के बाहर नोबी और इनारी को देखते हैं और यहाँ पर इनारी ये कहती है कि किसी भी यूकी ओनोको को इतना बड़ा कासल बनाने के लिए काफी सारे पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी से ही वो सारी चीजों को फ्रीज कर सकते हैं। और ये तब भी हो सकता है अगर उनके पास नल स्टोन हो। और फिर हमें कासल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कबाने इस बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है और वो ये कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे भाई के साथ अब लड़ना भी पड़े तो मैं उससे लड़ूंगा। और ये सुनने के बाद अकीरा काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचता है कि अगर ये इस बार सच में मेरे भाई से लड़ा तो वो इसे जान से मार देगा। और ये सारी बातें सोचने के बाद वो कबाने से झूठ बोलना शुरू कर देता है कि मुझे तुम सबसे नफरत है और मैंने ही कहा था कि वो तुम सबको जमा दे और अब तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी अचानक यहाँ पर यूई भी आ जाता है और वो आते ही कबाने को जमाने वाला होता है, लेकिन अकीरा उसको रोक देता है। अब मुझे इन सब की परवाह नहीं है और मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। और कबाने उसको रोकने की काफी कोशिशें करता है कि प्लीज अकीरा यहाँ से मत जाओ, लेकिन वो रोते हुए यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक जंगल में आ जाते हैं और फिर हमें दोबारा से कबाने को दिखाया जाता है जो कि इस नमक और सॉफ्ट टॉय का इस्तेमाल करके इन सभी की बॉडी में गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर इनारी भी आ जाती है जिसको देखकर कबाने काफी शॉक्ड हो जाता है। तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर लाइव स्टोन के लिए नहीं आई हूँ, मुझे तो बस वो नल स्टोन चाहिए और उसे पाने में तुम मेरी हेल्प करोगे। नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। शायद तुम नहीं जानते कि ये नल स्टोन तुम्हारे माँ बाप से जुड़ा हुआ है, क्या अब भी तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? और फिर हमें दोबारा से यूई और अकीरा को दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही अपने पास्ट को याद कर रहे होते हैं। और यहाँ पर यूई अकीरा से कहता है कि मैं तुमसे काफी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम काफी छोटे हो, तो तुम्हारे हिस्से के भी सारे काम मैं ही करूँगा, तुम बस स्माइल करते रहो। लेकिन भाई मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ और मैंने आज ही सुबह बेड पर सूसू कर दिया था। और ये सुनने के बाद यूई समझ जाता है कि वो सूसू नहीं कुछ और ही था और ये छोटा लड़का भी अब बालिग बन चुका है। लेकिन उसे इस बात का भी डर होता है कि अगर इसके बारे में उन सारी लड़कियों को पता लगा तो वो अकीरा के साथ न जाने क्या करेंगी। जिसके बाद यूई सारी की सारी फीमेल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और वो ये कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम वो मुझसे ले सकती हो और मैं ही तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरी करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अकीरा को छोड़ना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने आप को जान से मार लूंगा। अगर तुम मर भी जाते हो तो हमारे पास अकीरा है जो कि अब बालिग हो चुका है, लेकिन मेरा भाई अभी काफी कमजोर है और वो मेरी जगह नहीं ले सकता। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि यूई अपने भाई से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हें बस टोक्यो, इनुगामी ये सारी बातें ही याद रखनी है और तुम्हें नॉर्थ की तरफ में जाना है। और यहीं पर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों टोक्यो में मिलेंगे। और फिर हमें दो सस्पिशियस औरतों को दिखाया जाता है जो कि इस बारे में बातें कर रही होती हैं कि हमने अकीरा के पीछे बंदों को छोड़ दिया है जो कि उसे जिंदा या मुर्दा हमारे पास तक लेकर आ जाएंगे। और ये सारी बातें जानने के बाद यूई यहाँ की लीडर के पास पहुँच जाता है और वो ये कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और फिर हमारा सीन दोबारा से यूई पर आता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और वो अकीरा को बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है। और फिर हम नोबी को देखते हैं जो कि इन दोनों का ही पीछा कर रहा होता है और वो भी अपनी कित्सुने फॉर्म में आ जाता है। और दूसरी तरफ हम इनारी को देखते हैं जो कबाने से कहती है क्या तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में नहीं जानना। इनुगामी कहता है कि तुम्हें इसके साथ चले जाना चाहिए क्योंकि हमें अकीरा को बचाना है। और फिर अगले सीन में हम नोबी को देखते हैं जो कि अपनी एक काफी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वो अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है और यूई के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यूई भी अपनी आइस पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो अपने काफी सारे क्रिस्टल्स को इन क्लोन्स की बॉडी में घुसा देता है, जिसको देखकर रियल नोबी दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है। और यूई भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक शार्प क्रिस्टल्स बना लेता है। और इस तरफ हम कबानी को देखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। जिसके बाद नोबी और यूई के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर नोबी यूई का नल स्टोन छीनने की काफी कोशिशें करता है, पर इस नल स्टोन की पावर्स के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाता। तुम जैसे कमजोर लोग इस नल स्टोन की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते और यहाँ तक कि इसे छू भी नहीं सकते। और इस तरफ नोबी के हाथ की हालत काफी खराब हो जाती है और वो ये सोचता है कि मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूँ। और अब वो इससे बचने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन यूई उसको ढूंढ लेता है। जिसके बाद वो इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी कबाने यहाँ पर आ जाता है और उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। सुनो नोबी, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो कबाने की पूरी बॉडी में आग लगा देता है, लेकिन इस आग से कबाने को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो यूई के साथ भिड़ जाता है और अब देखते ही देखते यूई की आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और ये बंदा अपने ऊपर से अपना आपा खो देता है। टोक्यो, इनुगामी, इनुगामी, टोक्यो, और वो बार बार यही वर्ड्स दोहरा रहा होता है। और अब उसकी आइस उसकी बॉडी पर एक आर्मर जैसा बना देती है। जिसके बाद वो कबाने से लड़ना शुरू कर देता है और इस बार वो कबाने के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते हैं जो कि अब भी इसी केज के अंदर बंद होता है और वो ये देखता है कि उसके आसपास काफी सारी फॉग है। मैं इस फॉग का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस केज को आराम से तोड़ देता है। और इस तरफ हम कबाने को देखते हैं जिसके ऊपर यूई काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। कबाने नोबी से कहता है क्या तुम इन फ्लेम्स को और तेज कर सकते हो? अगर मैंने ऐसा किया तो इन फ्लेम से तुम भी जल सकते हो। तुम मेरी चिंता मत करो, बस इस आग को और भी ज्यादा कर दो। और अब कबाने की पूरी बॉडी दहकने लगती है। जिसके बाद वो यूई के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और अब यूई का आर्मर भी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। नोबी कहता है कि ये इस बंदे के लिए अभी काफी नहीं है, तुम्हें इसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक्स करने होंगे। जिसके बाद कबाने अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, जिससे उसकी बॉडी भी धूल बननी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक अकीरा उसके सामने आ जाता है और कबाने को रोक लेता है। और इस तरफ हम यूई को देखते हैं जिसकी बॉडी में काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और नोबी कबाने की बॉडी को दोबारा से नॉर्मल कर देता है। और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये इंसान जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि इसने अपनी पूरी पावर्स नल स्टोन को
दे दिए हैं। और ये सुनने के बाद अकीरा इस नल स्टोन को उसकी बॉडी से बाहर खींचने की काफी कोशिशें करता है और उसके सामने उसके भाई की सारी पास्ट मेमोरीज आ जाती हैं कि किस तरह से उसने अपनी लाइफ को इस नल स्टोन को दे दिया था, जिससे उसका पूरा का पूरा विलेज तबाह हो गया। और कबाने भी अपने आप को रीजनरेट करके इसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन तभी अचानक उसका लाइफ स्टोन बाहर निकलता है और ये दोनों ही स्टोन्स फ्यूज हो जाते हैं। और फिर हम यूई को देखते हैं जिसकी बॉडी से वो स्टोन बाहर निकल चुका है और ये स्टोन फ्यूज होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा होता है, जिसके बाद इनारी इसको उठा लेती है और वो ये कहती है कि अब ये मेरा हुआ। इनुगामी कहता है कि ये तुम्हारा नहीं है, ये इन दोनों का है, तो ये तुम इन्हें दे दो। और वो कबाने को ये स्टोन दे देती है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अकीरा कबाने को बता रहा होता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सारा कुछ झूठ था और मैं तुम सभी से काफी प्यार करता हूँ। और फिर हम यूई को देखते हैं जिसे अब होश आ जाता है और वो ये बताता है कि सारे के सारे विलेज वालों ने मुझे धोखा दिया, जिसके बाद मैंने अपनी लाइफ नल स्टोन को दे दी, लेकिन मेरे मन में फिर भी टोक्यो, इनुगामी, अकीरा यही वर्ड्स घूमते रहे। कबाने कहता है क्या तुम मुझे नल स्टोन के बारे में कुछ बता सकते हो ताकि मुझे मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ पता लग सके। यूई बताता है कि ये नल स्टोन पहले से ही वहाँ पर मौजूद था और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाद में वहाँ पर विलेज को बनाया गया। और अब ये सारे एक वॉर के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और इनुगामी ये बताता है कि ये वॉर इंसानों और किमोनो के बीच में काफी लंबे टाइम पहले हुई थी, जब इंसानों को ये पता लगा था कि किमोनो भी एग्जिस्ट करते हैं। और इस वॉर के अंदर दोनों ही तरफ के काफी सारे लोग मारे गए, जिसके बाद यूई ये बताता है कि इसी बीच जो स्ट्रॉन्ग किमोनो थे उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सारे के सारे इंसानों की मेमोरीज को इरेज कर दिया ताकि उन्हें किमोनो के बारे में कुछ भी याद ना रहे। और ये वही स्ट्रॉन्ग किमोनो थे जिन्होंने लाइफ स्टोन और नल स्टोन जैसे काफी सारे स्टोन्स का निर्माण किया और उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को दे दिया ताकि पूरे वर्ल्ड में पावर का बैलेंस बना रहे। और ये सारी बातें बताने के बाद यूई कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये स्टोन दिया था तो ऐसा हो सकता है कि वो किमोनो चीफ रहे होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ये स्टोन कहीं से उठाया हो। इनुगामी कहता है कि ऐसे स्टोन्स पूरे जापान में फैले हुए हैं, अगर हम इन सारे स्टोन्स के बारे में पता लगाएंगे तो हो सकता है कि हमें कबाने के पेरेंट्स के बारे में भी पता लग जाए। और इस तरफ हम इनारी को देखते हैं जो कि नोबी से कहती है कि मुझे किसी भी हालत में वो सारे के सारे स्टोन्स चाहिए और तुम जानते हो ना कि मैं किसके बारे में बातें कर रही हूँ और इसके बारे में इनुगामी को भी पता नहीं लगना चाहिए। और इस तरफ यूई कबाने से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस स्टोन को अपने पास रख सकते हो। और फिर हम नोबी को देखते हैं जो कि कॉन के पास आ जाता है और ये कहता है कि तुम्हें कबाने से उसका लाइफ स्टोन लेना है, जिसके लिए तुम्हें उसके दिल के साथ खेलना होगा, जिससे वो अपना लाइफ स्टोन तुम्हें अपने आप ही दे देगा। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और अकीरा अपने भाई के साथ पिकनिक पर जा रहा होता है। और जैसे ही इनुगामी और कबाने अपने घर से बाहर निकलते हैं तभी अचानक उनके सामने कौन आ जाती है, जिसको देखकर इनुगामी ये समझ जाता है कि इसको यहाँ पर इनारी ने भेजा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कौन को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। और अब ये तीनों मिलकर कबाने की फैमिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनीसोल।